जी दादो, मैं सआदतमंदी का मुजाहरा करते हुए फ़ौरन चाय की ट्राली की तरफ मुतवज्जे हुई। दादो, मामा और आमिर चचा को चाय देने के बाद मैंने जैसे ही इसके लिए चाय कप में उंडेली, अचानक ही मुझे इसके प्लान में कहे गए अल्फाज याद आ गए। वैसे चाय काफ़ी फीकी और बदमज़ा सी थी। मैंने बिला मुबालगा 3-4 चमचे चीनी के कप में डाल दिए, इस बात की परवाह किए बगैर वो हमारे घर मेहमान है। ये लें चाय। कप में मौजूद मिठास से ज़्यादा शीरीनी इस वक्त मेरे लहजे में थी। आरीज़ ने कदरे हैरत से मुझे देखते हुए कप थामा था। अपने उबलते कहकहे को रोकते हुए मैंने बाकियों को चाय सर्व की। ये कबाब लेना आप? मैंने शरारत आंखों में समोकर कबाब की प्लेट इसके आगे की वो यकीनन चाय को टेस्ट कर चुका था, क्योंकि कबाबों को वो खासी मशकूक नज़रों से देख रहा था। खाओ ना यार, अपनी जोनिए की कोकैंग तो बड़ी मशहूर है, रज़ी ने कहने के साथ ही कबाब प्लेट से उठाया। चारू नाचार आरीज़ को भी इसकी तकलीद करनी पड़ी, लेकिन फिर शुक्र किया कि कबाबों में कोई तखरीबकारी नहीं थी। तलत, खाने वाने का इंतज़ाम करो, आरीज़ खाना खाकर ही जाएगा, दादो ने कहा तो वो फ़ौरन बोल पड़ा। नहीं दादो, बहुत बहुत शुक्रिया, डैडी खाने पे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं तो यूं ही उधर से किसी काम से गुजरा था तो सोचा अब सबसे मिलता चिल लूं। बहुत अच्छा किया तुमने बेटा, ये भी तुम्हारा अपना ही घर है, आ जा करो, मिलने मिलाने से ही मोहब्बत बढ़ती है। दादो को खामखा ही उसकी इतनी फ़िक्र खाए जा रही थी। जी दादो, मोहब्बत ही तो चाहिए आपकी। ओ नज़रें मुझ पे जमाते हुए इसने ये फ़िक्रा अदा किया था। पता नहीं क्यों मुझे इसका लहजा मानी खेस सा महसूस हुआ। मैं जुज़-बुज़ हो के इधर उधर देखने लगी। मोहब्बत की तुम फ़िक्र ना करो, वो यहाँ वाफिर मिकदार में मौजूद है। फरगान ने फ़्रेंच फ्राइज़ पे हाथ साफ़ करते हुए इसे यकीन दिया था। फ़िलहाल तो अदावत ही नज़र आ रही है, लबों पे शोख मुस्कुराहट बखेरते हुए इसने बज़ाहिर मज़ाक से कहा था। मैंने कदरे बिरहमी से नज़रें उठा के इसे देखना चाहा था, लेकिन इसकी गहरी सिया आंखों में न जाने क्या बात थी कि मैंने घबरा के निगाहें झुका ली। अदावत तो आपके दुश्मनों को होगी, हम तो आपके दोस्त हैं। अफ़रा ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। दुआ किया करो गुड़िया, दुश्मन दोस्त बन जाए, वरना ये चाहे तो। इसके आखिरी अधूरे जुमले का मतलब फ़कत मैं ही समझ पाई थी। जी तो चाहा तबीयत दुरुस्त कर दो मौसूफ की। ओके अंकल, अब इजाज़त दें। उम्मी चाय के बर्तन उठा के ट्राली में रख रही थी जब वो खड़े होते हुए आमिर चचा से मुखातिब हुआ। ऐसे तो नहीं बेटा, खाना खाए बगैर तो तुम नहीं जा सकते। आमिर चचा इसरार करने लगे, लेकिन इसने बड़े सलीक़े से माज़रत कर ली। रज़ी और फ़रगान भी उसके साथ ही खड़े हो गए। उन दोनों के दरमियान खड़ा वो कद-काठ और जहत में दोनों से ही नुमायाँ हो रहा था। दमकती सुनहरी रंगत, कुशादा पेशानी, गहरी सियाह आंखें, भरे भरे उनाबी होंठ, सलीक़े से जमे बाल, ऊंचा लंबा कद में बेइख्तियारी में ही इसे देखे गए। अच्छा लग रहा हूं ना? और वो ज़रा सा मेरी तरफ झुका और मेरे सप्ता के निगाहें झुकाने पे आरीज़ के लबों पे तबस्सुम फैल गया। जी तो चाहा कुछ देर मज़ीद रुक जाए, अब फिर वक्त ही कुछ देर के लिए थम जाए, लेकिन डैडी ने जाते वक्त इसे ताकीद की थी। बेटा जी, ज़्यादा देर ना रुकना, वहाँ इम्प्रेशन ख़राब होता है। वैसे भी ससुराल में इतनी देर नहीं रुकते। और डैडी के ससुराल कहने पे वो अच्छा खासा झिंप गया था। याद रखना फिर आरीज़, तुम्हारा लंच ड्यू है हमारी तरफ। आमिर चचा ने बिलअखर इसे इजाज़त दे ही दी थी। वाई नॉट? अब वो मुस्कुराते हुए दादो से प्यार लेने के लिए उनके सामने सर झुकाते हुए बोला। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर बेटा, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र और खुशियाँ दे। ओ दादो ने निहायत मोहब्बत से दुआ दी। वैसे चाय निहायत फीकी और बदमज़ा सी थी। मेरे करीब से गुजरते हुए वो कह गया तो मैं सुलग के रह गई। बहुत अच्छे हैं आरीज़ भाई और उनके डैडी भी। जिस दिन हम उनके घर गए थे बहुत मज़ा आया था। आरीज़ भाई ने खुद हमारे लिए चाय बनाई थी, और आरीज़ भाई सलाद बहुत मज़े का बनाते हैं। और रज़ी तो बंद करो अपना ये आरीज़ नामा, मैं चढ़ के बोली तो अफ़रा, जो आरीज़ की तारीफ़ में रब उल लिसान थी, हैरान हो के मुझे देखने लगी। तुम्हें क्या हुआ है? दिमाग ख़राब हो गया है मेरा? उस साबिक़ा लहजे में कहती मैं एक झटके से ट्राली घसीटते बाहर आ गई। मैं तो अपनी कैफ़ियत पे खुद हैरान हो गई थी। मुझे हो किया रहा था, वाकई मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। बस अजा के ज़हन एक ही शख्स पे अटक जाता था। शायद इसकी मुस्कराती आंखों, ज़ुबानी बातों और अचानक मुलाकात ने मुझे डिस्टर्ब किया था।
लेकिन जोनिया आजिम, इसमें डिस्टर्ब होने वाली तो सिरे से कोई बात ही नहीं। खुद को सरजनिश करते हुए मैं सिंक में पड़े बर्तन धोने लगी। कहाँ बिजली गिराने का इरादा है? ऐश ग्रे टूपेस में खुद पे कलौन की पूरी शीशी छिलकते हुए वो आईने में नाकदाना नज़रों से अपना जायज़ा ले रहा था, जब डैडी ने इसके अकब में खड़े होते हुए शरारत से पूछा, दुआ करें आपकी बहू पे गिर जाए। वो भी शौक हुआ उनका बेसाख्ता कहा उबला था। बहू की खूब कही तुमने, अब तक मैंने तो अपनी बहू देखी ही नहीं। खुद ही देखकर खुश होते रहते हो। वो मसनूई खफगी से इसे देखने लगे। अब मैं आपको कैसे दिखाऊं? अब जब भी आजिम अंकल की तरफ गए हैं, जोनिया वहाँ पे होती ही नहीं और हमारे घर वो सिरे से आई ही नहीं। अब एक ही तरीका हो सकता है कि अब जब भी बाय एयर सफ़र करें तो एयर होस्टेस को गौर से देखें, शायद उनमें से कोई। ये बोदा मशवरा अपने पास ही रखो। पिछले दिनों जब मेरी शारजा की फ़्लाइट थी तो मैंने हर एयर होस्टेस को इतने गौर से देखा था कि वो सब की सब मेरी तरफ से मशकूक हो गई थी, लेकिन मैं उनसे एक भी तुम्हारी वो हेज़ल ग्रीन आंखों वाली जोनिया नहीं थी। इसकी बात काट के वो इतने तेज़ लहजे में बोले थे कि वो बेसाख्ता हंस दिया। आप हैं भी तो स्मार्ट माई स्वीट डैडी। 2-4 तो अब भी शहीद होने को तैयार होंगी। इसकी आंखों में शरारत रची देखकर उन्होंने एक धप इसकी कमर पे रसीद की। बस तुम्हारी मामा के बाद मैंने कभी इस नहज पे सोचा ही नहीं। सच कहूँ तो इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। ये जो दिल में रहने वाले होते हैं ना आरीज़, वो दिल से कभी नहीं निकलते, चाहो भी तो नहीं निकलते, और जिनको दिल निकाला ही ना चाहिए वो भला कैसे निकल सकते हैं? अपनी शरीक हयात के जिक्र पे उनकी आंखें नम हो गईं। आरीज़ ने निहायत अक़ीदत व मोहब्बत से अपने डैडी को देखा। वो बचपन ही से इसके आइडियल थे। वो अभी ग्रेड 5 का स्टूडेंट था जब इसकी मामा की डेथ हो गई। इसके डैडी ने दूसरी शादी नहीं की, इसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। इसके सबसे बेहतरीन दोस्त उसके डैडी ही थे। वो उनसे बिल्कुल दोस्तों की तरह फ्रैंक होकर बातें करता था, लेकिन उन आँखों की नमी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब भी उनका मौत बदलने की खातिर वो बड़े लाड से उनके गिले में बाजू डाल के बोला था, डैडी, मैंने सुना है कि जो दुआ दिल से निकले अल्लाह इसे ज़रूर पूरी करते हैं। ज़रा खुलूस दिल से दुआ दे मुझे कि आज मेरी मुलाकात जोनिया से हो जाए। कसम से डैडी, पूरे सफ़र में आपके लिए दुआ करूँगा, और मुसाफिरों की दुआ तो वैसे भी जल्द कबूल हो जाती है। पहले ये बताओ कि मेरे लिए क्या दुआ करोगे? वो भी मौड में आ गए। दुआएं बहुत हैं डैडी। मसलन अल्लाह ताला आपके बेटे के सेहरे के फूल खिलाए, आप अपने पोतों को खिलाएं, अपने घर आंगन को महकाएं। इसकी इतनी डिप्लोमेटिक दुआ पे उन्होंने बेसाख्ता कहा लगाते हुए इसके सारे बाल बखेर डाले। उन्हें जब भी इस पे बहुत प्यार आता था तो इसके बाल बखेर दिया करते थे। बहुत फास्ट जा रहे हो बेटा जी, ज़रा जल्दी से कराची से वापस आओ। मैं बात करता हूँ आज़िम से। पहले इस हिटलर की जानिशीन से तो बात कर लेने दें डैडी। अक्ल के मामले में वो खासी पहुंची हुई है, बकौल उसकी दादों के वो कई अच्छे प्रपोजल रिजेक्ट कर चुकी है, और शौहर के मामले में भी वो निहायत आला और नायाब किस्म के ख्यालात रखती है। तो फिर जल्दी से हालात साजगार करो, क्योंकि अब इस घर का सूनापन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बहुत बेहतर, बस अब दुआ करे, मेरी फ़्लाइट का टाइम होने वाला है। जाते जाते वो फिर शरारती लहजे में कहने लगा। इब्राहिम के दिल से वाकई दुआ निकली थी। प्लीज़ इस और बस कर दो, अब लाहौर से कराची तक का सफ़र इतना तवील नहीं है जितनी तवील तुम्हारी लिपस्टिक हो गई है। इस और को कोई चौथी मर्तबा लिपस्टिक का कलर चेंज करते देखकर मैं झुंझला गई। इस और हर लिहाज से मुझे अच्छी लगती थी, सिवाय अपनी एक इस आदत से इसे हर वक्त एक ही खप्त रहता था, कहीं इसकी खूबसूरती में कमी ना आ जाए। एक ही तरह का मेकअप इसे यकसानियत का शिकार ना कर दे। पूरे 1 घंटे 20 मिनट का सफ़र है माई डियर, और फिर क्या पता यहीं कहीं चांस लग जाए। आउटलाइन बनाते हुए इसने शरारत से मुझे देखा। मुझे उन बातों से बहुत गुस्सा आता था, वो बखूबी जानती थी, इसीलिए अक्सर औकात मुझे चिढ़ाने के लिए ऐसे जुमले बोल जाया करती थी। चांस को ही रोती रहना सारी उम्र। मैंने आंखें निकालीं तो वो ढिठाई से हंसने लगी। इसे इसके हाल पर छोड़कर मैं अपने लिए मुख्तस केबिन से बाहर निकल आई। निगार किसी बड़ी बी का हाथ थामे उनकी सीट तक उन्हें गाइड कर रही थी। हेलो, कैसी हो? मुआ मेरे अकब से आवाज़ उभरी तो मैं चौंक के मुड़ी और अपने सामने खड़ी शख्सियत को देखकर भौंचक्का रह गई। ऐश ग्रे टूपेस में खुशबुओं में बसा अपने शानदार सरापे समेत यकीनन वो आरीज़ इब्राहिम ही था। यकीन नहीं आ रहा,
मेरी तहयुरज़दा आंखों में झांकते हुए वो पूछने लगा तो मैं जैसे होश में आ गई। हद होती है जोनिए। यूं मुंह खोल के और आंखें फाड़ के इसे देखने की क्या ज़रूरत थी? इंसान ही है वो, कोई अजूबा तो नहीं। खुद को डिपटती हुए मैं लाताल्लुक सी बन के आगे बढ़ने लगी। बात तो सुने, और वो मेरे पीछे ही चला आया तो मुझे रुकना पड़ा। जी फरमाएं, और मैंने अपने मखसूस प्रोफेशनल लहजे में कहा। ये सीट कहाँ है? आंखों में शोखियों का जहां लिए इसने बज़ाहिर बड़े भोलपन से सीट नंबर दरियाफ्त किया। ऊपर छत पे। जी तो चाहा तड़ाक से कह दूं, मगर हौसले से काम लेते हुए मैंने हाथ से आगे की समत इशारा कर दिया। वही होगी ना? उस शरीर और मुतबस्सिम निगाहें मैरून दोपट्टे के हाले में गुलाब चेहरे का मुसलसल तवाफ कर रही थीं। नहीं, नीचे वहेल से लटक रही होगी। मेरा जी चाहा अपना सर पेट लूं। पता नहीं क्या बात थी, ये शख्स जब भी मिलता था मेरा बीपी शूट करने लगता था। हालांकि मैं ऐसी हरगिज़ नहीं थी। रोहा। मैंने अपने से कुछ फासले पे खड़ी रोहा को आवाज़ दी। वो फौरन ही मेरी तरफ मुतवज्जे हुई थी। उन साहिब को उनकी सीट तक छोड़ आओ, वो अपनी जान छुड़ाने के लिए मुझे यही सूझा था। आइए सर। रोहा तो इसे देखते ही मरऊब हो गई थी। मैं इसके तासुरात नोट किए बगैर पीछे मुड़ गई। जहां एक बुजुर्ग अपने मोटे मोटे अदसों वाली ऐनक की मदद से सीट का नंबर देखने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें उनकी मतलूबा सीट तक पहुंचा के मैं पलटी ही थी कि इसी वक्त इस और मेरे करीब आ गई। कौन था वो हैंडसम सा बंदा जिसके साथ खड़ी बातें बझार रही थी? मेरे साथ साथ चलते हुए इसने पूछा। ऐसे ही खामखा फरी हो रहा था, मैंने कोई नोटिस लिए बगैर सरसरी सा लहजा अपनाया। फजूल में ही तो कोई किसी से फरी नहीं होता। इसने मानी खिजी से दीदे घुमाए तो मैं इसे घोर के रह गई। वैसे एक बात है जोनिए, तुम दोनों साथ साथ खड़े थे, जोड़ी बड़ी ज़बरदस्त लग रही थी। इसके कमेंट पे मेरा दिल बड़ी ज़ोर से धड़का था, जबकि वो अपनी बात कह के रुकी नहीं थी। इसे खदशा था कि मैं कहीं माहौल की परवाह किए बगैर इसे 2-4 रसीद न कर दूं। एक्सक्यूज़ मी मिस। शायद इसकी सीट पे कांटे उगे हुए थे, इसीलिए वो टेक के नहीं बैठ रहा था। जी फरमाई। मैं बड़े ढीले से अंदाज में पलटी। एक्चुअली मेरे बराबर वाली सीट पे कोई खातून मौजूद है। आप बरहे किराम मेरी उनकी सीट तब्दील करवा दीजिए, क्योंकि गैर मुहर्रम के साथ सफ़र करते हुए मुझे बड़ा खौफ आता है। इसकी अनोखी फरमाइश पे मैंने मशकूक नज़रों से इसे देखा था। पता नहीं सच कह रहा है या तंग कर रहा है। यकीन तो करके देखो। इसके लबों पे फैला तबस्सुम देखकर मैं मुतज़ब्ज़ब सी बिल अखर उसके साथ चल ही पड़ी। वाकई इस सीट पे एक खूबसूरत सी लड़की बैठी थी। जितना पासा वो खुद को जाहिर कर रहा था, मुझे तो हरगिज़ इतना नहीं लग रहा था। ताहम इसकी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने इसकी सीट तब्दील करवा दी थी। थैंक्स मिस जोनिए। इसके ममनून लहजे पे मैंने एक ऑफिशियल सी मुस्कुराहट पास की थी। लड़कियां वैसे अपना रकीब बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं ना? वो आखिर में फिर शरारती लहजे में गोया हुआ। अंदाज साफ तौर पर तपानी वाला था, और ढिठाई की हद तो ये थी कि ताईद भी मुझ ही से मांगी जा रही थी, जबकि मैं सुलग के रह गई। जी तो चाह रहा था इस ढीठ को सीट समेत ही उठाकर नीचे पटख डालो। वो मेरे तासुरात जांचता हुआ खासा लुत्फानंदोज हो रहा था। दिल में इसे बेशुमार गालियों से नवाजते हुए मैं फौरन वहां से हिट गई। माई स्वीट डैडी, हमेशा खुश रहे। अल्लाह आपको अपने बेटे की खुशियां देखना नसीब करे। सीट की पुश्त से टेक लगाते हुए इसके लबों से बेसाख्ता दुआ निकली, और अपनी दुआ पे वो खुद ही मुस्करा दिया। आज इसे हकीकतन यकीन हो गया था कि वाकई जो दुआ दिल से निकले वो असर रखती है। बकौल अल्लामा इकबाल के, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। घर से एयरपोर्ट तक आते इसने एक ही दुआ मांगी थी, और जहाज़ में दाखिल होते ही जो सबसे पहले नज़र इस मनपसंद हस्ती पे पड़ी तो बेसाख्ता इसका दिल झूम झूम किया। वो अच्छा खासा मेच्योर और मैनरोड इंसान था, अपने और मुकाबिल के दरमियान एक फासला रखने वाला, बिजनेस के असरार और अमूर समझने वाला। मगर फिर भी इसके सामने आते ही शोखी और शरारत खुद ब खुद उसके वजूद का अहाता कर लेती, उसके लहजे का हिस्सा बन जाती। गुस्सा जब्त करने की कोशिश में जब इसकी आंखों से शरारे लपकते और गाल तप कर दहकने लगते तो आरीज का जी चाहता बस इसे ही देखे जाए, आसपास की परवाह किए बगैर। वो जानबूझकर ऐसी हरकतें कर जाता जिससे इसे तैश आ जाता। आरीज इस मंजर से जी भर के महजूज होता था। एक्सक्यूज़ मी, पानी का गिलास चाहिए प्लीज़। वो पास से गुजरी तो आरीज ने झट इसे मुखातिब कर लिया, मबादा वो आगे ना निकल जाए। चंद लम्हों बाद वो पानी का गिलास ले आई थी। मिनरल वाटर है ना?
एक्चुअली मेरे मैदे को सिर्फ मिनरल वाटर सूट करता है ना, इसलिए और लबों पे वही मखसूस मुकाबिल को जिच कर देने वाली मुस्कुराहट थी। डोंट वरी, यहाँ न सिर्फ मिनरल वाटर बल्कि डिस्टिल वाटर भी दस्तयाब है। आप चाहें तो वो भी मिल सकता है। वो तब ही तो गई। बात सिर्फ हमारी चाह की तो नहीं, फिर वही जुमानी लहजा, मुतबस्सिम और शरीर निगाह। जोनिए का तो मीटर घूम गया। सद शुक्र के अभी आरीज ने अपनी आवाज़ इतनी धीमी रखी थी कि बमुश्किल इसे सुनाई दी थी। पता नहीं ये लाल की बाद में भी सुधरेगी या नहीं। इसके जाने के बाद वो खुद से मुखातिब हुआ। वो एक दफ़ा मिले तो सही, इसके साथ का तसव्वुर ही बड़ा खुशकुन था। जहाज़ के साथ साथ उसका दिल भी खुशकुन ख़यालात के हुंडोले में महव परवास था। समझता किया है खुद को टाम करूज कहीं का, वो बुड़बुड़ाते हुए फूड केबन की तरफ बढ़े, जहां निगार और रोहा पहले से मुसाफिरों के लिए जूस वगैरह निकाल रही थी। हिफ्सा फुप्पो का दुबई से फ़ोन किया आता था, अफरा की तो गोया लॉटरी निकल आई थी। वो जो हर वक्त दुबई जाने के खौफ से हौलती रहती थी, अब काफ़ी हद तक पुरसुकून हो गई थी। फुप्पो ने कहा था कि तुम्हारे अंकल अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं और जल्द ही पाकिस्तान आ रहे हैं। यहाँ किसी अच्छे इलाके में हमारे लिए कोई अच्छा सा घर देखें, और दादो को भी दोबारा दुबई आने को कहा था, बल्कि बहुत इसरार किया था। हमें ट्रीट दो, वो भी अर्जेंट। रज़ी और फरगाम तो अफरा के सर हो गए। क्यों? इसने भी आंखें माथे पे रखी हुई थी। तुम्हारा ससुराल पाकिस्तान शिफ्ट हो रहा है, उन्होंने गोया याद दहानी करवाई। खामखा मैं नहीं जानती तुम्हें, वो लाताल्लुक सी बनी। हम तो तुम्हें जानते हैं ना। और वो दोनों एक जुबान होकर बोले। लाबी में दाखिल होते हुए मैंने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। रज़ी और फरगाम ने फ़ौरन अपना मुद्दा पेश किया था। मेरा ख़याल है ये दोनों हक बजानिब हैं अफरा। आखिर को तुम्हें इतनी बड़ी खुशी मिली है। मैंने भी उनकी तायीद की तो वो दोनों खिल उठे। उनकी सारी खुशियाँ समेटने के लिए मैं अकेली ही रह गई हूँ। तुम्हारी भी तो वो फुप्पो हैं, बल्कि इकलौती फुप्पो। इसी बहाने कोई आध एक खुशी तुम भी ले लो। वो जल के गोया हुई। कुफरान नेमत नहीं करते बच्चे, मैंने पुचकारा। वैसे भी अपने घर वालों को खुलाने से दोहर अजर मिलता है, फरगाम बड़ा मुदब्बिर बिन के बोला था। नेकियों में इजाफा होगा, सवाब ज्यादा मिलेगा। रज़ी ने भी झट टुकड़ा लगाया। हाँ, एक में ही गुनाहगार रह गई हूँ इस घर में जिसे सवाब की ज़रूरत है। तुम तो वली अल्लाह बन गए हो निकियां कर करके और सवाब कमा कमा के, अफरा कलस के बोली। बस कभी गुरूर नहीं किया। फरगाम ने तो इंकिसारी की हद ही कर डाली। मैं बेसाख्ता हंस पड़ी। फिर हम सब ने मिल के इसे इतना जिच किया कि इस बेचारी को नाचार ट्रीट देना ही पड़ी। अफरा ने फूड स्ट्रीट में हम सबको खाना खिलाया। वापसी पे उन्होंने ज़बरदस्ती मुझसे आइसक्रीम भी खाई। हम चारों एक खुशगवार शाम बल्कि आधी रात गुजार के वापस लुटे थे। शुक्र था कि दादो सोने के लिए जा चुकी थी, वरना इतनी लेट वापसी पे शामत आ जाती। अपने अपने कमरों में जाने की बजाय हम अभी लाउंज में ही बैठे थे कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैं चूंकि फ़ोन के करीब बैठी थी, इसलिए मैंने ही रिसीव किया। हेलो, अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, लठमार अंदाज में जवाब दिया गया। कहाँ मरी हुए थे सब, 2 दफ़ा फ़ोन कर चुका हूँ। दूसरी तरफ समून था। इसके जले कटे अंदाज पे मेरे लबों पे मुस्कुराहट रिंग गई। मामा शमीम चची से इसे यकीनन खबर मिल चुकी थी कि हम सब फूड स्ट्रीट गए हुए हैं। अपनी गैर मौजूदगी भी इसे खासी खिली होगी। हमारे साथ मिलकर साथ रहकर वो बहुत खुश रहता था। यहाँ का माहौल इसे बहुत अट्रैक्ट करता था, और जब भी इसे खबर मिलती थी कि हम कहीं आउटिंग पे गए हैं, तो वो अच्छा खासा जल भुन जाता था। किस्म से समून, तुम्हें बहुत मिस किया। इसकी बात का जवाब देने की बजाय मैं बड़े मीठे लहजे में बोली। मकसद इसका गुस्सा ठंडा करना था, और ये कोई मक्खन भी नहीं था। हम वाकई इसे बहुत मिस कर रहे थे। मुझे चंद दिनों तक आ ही जाना है। 2-4 दिन इंतज़ार कर लेते, फिर इकट्ठे ही चलते। मेरे शीरी लहजे का इतना असर हुआ था कि वो कुछ ढीला पड़ गया, ताहम कुछ खफगी बरकरार रखी थी। तुम आओगे तो हम फिर जाएंगे, बल्कि इस दफ़ा ट्रीट भी तुमसे ही लेंगे। तुमने अपनी मंगी की ट्रीट भी हमें नहीं दी थी, वो भी ड्यू है तुम्हारी तरफ। हम ना भूलने वालों में से हैं और ना बख्शने वालों में से, याद रखना। मैंने अपनायत भरी धौंस से कहा तो वो मुस्करा कर बोला। मोहब्बत याद नहीं रखी जाती ज़ोनिए डियर, ये खुद ब खुद याद रह जाती है। ये डायलॉग मेरी समझ में आने वाले नहीं।
जिसके लिए हिफ्स किए हैं इसी को सुनाना और मैं नाक चढ़ा के बोली, मुझे ज़रा पाकिस्तान तो आने दो, फिर बंदोबस्त करता हूँ तुम्हारे लिए भी किसी डायलॉग सुनाने वाले का। समुन ने मुझे छेड़ा तो मेरे तसव्वुर में खुद बखुद ही दो गहरी मुतबस्सिम और शरीर निगाहें दर आई। मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी सुनाओ किस लिए फ़ोन किया था ये पता नहीं। मैंने समुन को टाला था आओ निगाहों को जिन्होंने खामखा ही मुझे डिस्टर्ब कर रखा था। पापा ने बड़े मामों को फ़ोन करके घर देखने के लिए कहा है। मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था कि तुम खुद बड़े मामों के साथ जाकर घर देख कर आना। घर बड़ा और गुड लुकिंग होना चाहिए, बाकी सेटिंग वगैरह तो हम खुद ही कर लेंगे और कोशिश करना कि कमर्शियल इलाका ना हो और दादो को भी जल्द भेजो। मामा अपनी उम्मी हुजूर के बगैर उदास हो गई है। मुझे तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ। मैं कुछ इस अंदाज से बोली कि वो हंस पड़ा। तुम्हें इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हारी चॉइस अच्छी है और अफरा तो इस मामले में बिल्कुल कोरी है। इसे सिवाय पढ़ाई के और कोई काम करना ढंग से नहीं आता। वैसे है कहाँ वो इस वक्त बात करते करते इसने पूछा। इसका मूड फ्रेश रखने की खातिर मैं दादो का मामला हज़्फ करके खुशगवार लहजे में इससे बातें कर रही थी। मुझे घोर रही है कि घंटा भर से रिसीवर पकड़े बैठी हूँ। मैंने मुस्कुराहट लबों में दबाते हुए अफरा को देखते हुए जवाब दिया और साथ ही रिसीवर इसे थमा दिया। वो मुझे घूरती रह गई जबकि मैं उठ के अपने कमरे में आ गई। हिफ्सा फूफो दादो को इसलिए बोला रही थीं कि उन्होंने अपने दूसरे बेटे शिराज के लिए लड़की पसंद कर ली थी और दादो को देखा कर वो हतमी फैसला करना चाहती थी। कपड़े तब्दील करके मैं अपने बिस्तर में गयोसी तो जहन खुद बखुद आरीज़ इब्राहिम की तरफ चला गया। अजीब शख्स है, हर वक्त जिच करने पे तला रहता है। करवट बदलते हुए मैंने सोचा, मोहब्बत ही तो चाहिए आपकी। मानी खेज लहजा, बात सिर्फ हमारी चाकी तो नहीं। मुस्कराती निगाह, तुम दोनों साथ साथ खड़े थे, जोड़ी ज़बरदस्त लग रही थी। इस और का कमेंट मेरा दिल यकबारगी ज़ोर से धड़का था। इससे तो इनकार नहीं कि बंदा वाकई शानदार है, लेकिन बातें कितनी उल्टी सीधी करता है। हो सकता है सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा रवैया हो। इस दिन सबके दरमियान तो कैसा सोबर बना बैठा था। मैं खुद ही सवाल और जवाब कर रही थी। इतना हैंडसम इंसान तो किसी का भी आइडियल हो सकता है। वैसे मेरा आइडियल कैसा होना चाहिए, मैंने खुद से ही सवाल किया था। लेकिन मौसूल होने वाला जवाब इतना खौफनाक था कि मेरी नींद भग से उड़ गई।